हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो आ चुके हैं हम हमारे सिद्धांत बैच का एक और वन शॉट नहीं बाबा, गन शॉट लेकर, और उस चैप्टर का जिस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तुम्हें मालूम है, मैंने इस वीडियो को बना लिया था, 1.5-2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी, पूरी वीडियो हो गई थी, और उस पे बाद मैंने माइक ऑन नहीं करा था। यानी कि ये वीडियो मुझे पूरी दोबारा से शूट करनी पड़ रही है। देख रहे हो विनोद, गब्बर सर कितनी डबल मेहनत कर रहे हैं, है ना? बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं दोबारा से वही एफर्ट्स लेके डालूंगा इसमें। तो चलिए आज हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर को जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, क्यों बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में जानेंगे। देखो बेटा, क्या है इस चैप्टर में सर, क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? देखो बेटा जी, जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना बेटा, जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, इस बैलेंस शीट में, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है जिस हेडिंग को हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कहा बेटा? एक हमारी बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, और वहां पर आपको 2 साल का बैलेंस दिया होता है, 2016 2017 या 2018 2019 या 2020 या 2021। अब वो बैलेंस में जो डिफरेंस है ना, पिछली साल में कम था अब ज्यादा हो गया, पिछली साल में ज्यादा था अब कम हो गया, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को जानने के लिए, इस डिफरेंस के रीजन को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहा मैंने? हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जितने भी हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड चीजें हैं, उसके अमाउंट में जो डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस के आने का जो रीजन है, उस रीजन को जानने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पर आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। सर कैश क्या होता है और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आपका कैश है, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारा कैश इक्विवेलेंट है। तो हमारा ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेटा, उसमें मेनली 3 एक्टिविटीज हमको पढ़ने को मिलती है। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उस पूरे स्टेटमेंट में हमें कितनी एक्टिविटीज में डील करना है? 3। एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, और एक फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटीज के ट्रीटमेंट करने के बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि वो जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में डिफरेंस आया है ना, उस डिफरेंस के आने का रीजन क्या था। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना बेटा, इसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 काम करता है। क्या काम करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 काम करता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। राइट? यस सर। तो क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? जो भी हमारे कैश या कैश इक्विवेलेंट है, उनके जो भी बैलेंस में डिफरेंस आए हैं, उन डिफरेंस को जानने का जो रीजन है, क्यों आया ये डिफरेंस, सॉरी बेटा, क्यों आया ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को जानने के लिए हम बनाते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितनी एक्टिविटी होती है सर इसमें? 3।
एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है कैश क्या होता है, मैंने आपको बताया कैश या तो कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। यहां पर डिमांड डिपॉजिट का जिक्र कर रहा है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है बेटा वो पैसा जो आपके सेविंग अकाउंट में जमा है या वो पैसा जो आपके करंट अकाउंट में जमा है, उस पैसे को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। उस पैसे को आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, इसीलिए उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो ये कैश होता है। अब सर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट बेटा वो पैसा होता है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी चीजें जो हाईली लिक्विडेबल होती है, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने की पावर रखती है, उसे हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, यस सर। चलो भाई, अब सवाल आता है सर कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो यानी कैश का फ्लो, कैश का फ्लो, कैश का फ्लो। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसे बोलते हैं कैश का इनफ्लो, और अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो उसे बोलते हैं कैश का आउटफ्लो। तो मेरे पास ये जो कैश का फ्लो हुआ ना, ये जो कैश का इनफ्लो हुआ और ये जो कैश का आउटफ्लो हुआ, इसको पता करने के लिए कहां से कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिससे मेरे पास पैसा आया है, कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिससे मेरे पास से पैसा गया है, इनको जानने के लिए मैं बनाता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बाबू, यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है? बेटा मेरा जो बिजनेस है ना, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो काम है, मेरा जो मेन एक्टिविटी है, मेरी जो कोर एक्टिविटी है, जिससे मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, उस पर जो खर्चा कर रहा हूं, ये सब किसका पार्ट बनती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। जैसे कि गुड्स, अगर मैं गुड्स को बेच रहा हूं तो वो मेरा मेन काम है। भाई जिस चीज को मैं रेगुलर बेच रहा हूं उसे मैं गुड्स ही तो कहूंगा। तो गुड्स क्या है? मेरा मेन काम है। तो मैंने गुड्स खरीदा, मैंने गुड्स का पेमेंट किया, मैंने गुड्स उधार बेचा या मैंने गुड्स उधार खरीदा, या मैंने सर्विसेज का पेमेंट किया या मुझे सर्विस का पेमेंट मिला, या कोई कमीशन है, फीस है, रॉयल्टी है, कोई एक्सपेंस है, ये सब किसका पार्ट बनेगा बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे बिजनेस से ही रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरी मेन एक्टिविटी से ही रिलेट कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज हमें बनानी पड़ती हैं? 3। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है, जहां से हम मेन अर्निंग कर रहे हैं, मेन रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं। हमने कैश का पेमेंट किया गुड्स का, या हमारे पास पेमेंट आया, सर्विस का पेमेंट किया या हमारे पास पेमेंट आया, रॉयल्टी है, कमीशन है, वेजेस है, सैलरी है, टैक्स है, ये सब किसका पार्ट बनता है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। लेकिन आपका जो कैश फ्लो होता है ना, उस कैश फ्लो में आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, वहां पर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अभी मैंने जो भी आपको चीजें बताई वो सारी की सारी चीजें डायरेक्ट मेथड से रिलेट कर रही हैं। अभी मैंने आपको जो भी चीजें बताई ये सारी की सारी चीजें डायरेक्ट मेथड से रिलेट कर रही हैं। जो भी चीजें मैंने बताई वो डायरेक्ट के हिसाब से है, यानी कि डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ अलग तरीके से बनता है जो मैंने आपको बताया, और इनडायरेक्ट मेथड में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कुछ अलग तरीके से बनता है। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी डायरेक्टिंग में भी सेम तरीके से बनेगा और आपका इनडायरेक्ट में भी सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो बाबू आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती हैं। पहली होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटीज हैं। हमारे पास पैसा आया, गुड्स को बेचा या सर्विस को बेचा, हमारे पास पैसा आया रॉयल्टी का या फीस का या कमीशन का,
और यही अगर हम इनका पेमेंट कर रहे हैं तो हमने पेमेंट करा सप्लायर्स को गुड्स एंड सर्विस का, हमने एम्प्लॉयज के बिहाफ पर पेमेंट किया, ये सब हमारा किसका पार्ट बन रहा है बेटा? ऑपरेटिंग का पार्ट बन रहा है। ये सब किसका पार्ट बन रहा है? ऑपरेटिंग का पार्ट बन रहा है। ये तो हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब दूसरी एक्टिविटी जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कहीं पर इन्वेस्ट करना, और हम ज्यादातर कहां इन्वेस्ट करते हैं? एसेट्स में। तो जो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें एसेट से रिलेटेड चीजें आती हैं कि आपने एसेट्स परचेज तो नहीं करा या आपने एसेट सेल तो नहीं करा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेट टू एसेट्स, या तो आपने कुछ खरीदा जो कि आपकी एसेट्स कहलाएगी, या आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी, या आपने किसी फिक्स एसेट्स को बेचा, वो आता है आपका किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। वो किसका पार्ट बनता है बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता है। थर्ड एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब फाइनेंस, आपके पास पैसा कहां से आएगा? दो फंड होते हैं आपके पास, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। तो आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है बेटा? ओनर्स फंड यानी कि शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर से आ रहा है, या बोरोड फंड जैसे कि लोन, डिबेंचर्स, बोरोइंग से आ रहा है? पैसा आ रहा है प्लस करते हैं फाइनेंसिंग में, पैसा जा रहा है माइनस करते हैं फाइनेंसिंग में। तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट है जिस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। तीन एक्टिविटीज पर फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग एंड द थर्ड वन इज फाइनेंसिंग। तो अभी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग भी बताया मैंने आपको डायरेक्ट मेथड के हिसाब से, बट आपको एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इनडायरेक्ट के हिसाब से बेटा। किसके हिसाब से? इनडायरेक्ट के हिसाब से। तो बड़े ही प्यार से समझते हैं, बड़े ही प्यार से समझते हैं बेटा। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहली एक्टिविटी जो होगी वो कौन सी होती है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? यस सर। अब हमारे पास तीन तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। हमारे पास तीन तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट, राइट? यस सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट से, उसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट से, और हमें इस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें इस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेटा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट होता है जिसमें से सिर्फ हमारे बिजनेस के जो मेन खर्चे थे, हमारे बिजनेस की जो मेन इनकम है, उसी को प्लस माइनस किया है। यानी जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में चेंज किया तो हमने बहुत सारे खर्चे ऐसे थे जो मेन खर्चे नहीं थे, बहुत सारी इनकम ऐसी थी जो मेन इनकम नहीं थी, बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे थे जो नन कैश एक्सपेंस थे, उन सबको भी इंक्लूड कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं नेट प्रॉफिट को वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो जो जो चीजें मैंने प्लस करी थी क्या उसको मैं माइनस कर दूंगा, और जो जो चीजें मैंने माइनस करी थी क्या उसको मैं प्लस कर दूंगा? बोलो हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है प्रॉफिट से। अब सर ये प्रॉफिट कहां मिलेगा? ये अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से। अभी जो भी कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा, अभी जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये सब आपको इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले हम ढूंढते हैं प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कहां मिलेगा? प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, वहां मिलेगा। 2 साल का डिफरेंस दे रखा होगा, अगर डिफरेंस बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट है, अगर घट रहा है तो उतना हमारा क्या है? लॉस है। या फिर आपको क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग के नाम से दे रखा होगा, या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट दे रखा होगा। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को निकाल लिया, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हम इस प्रॉफिट में से कुछ चीजें
कुछ चीजें जोड़ते हैं जो एप्रोप्रिएशन होती हैं। अब आप कहेंगे सर एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जब हमें प्रॉफिट होता है ना, तो हम प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ चीजें फ्यूचर के बेनिफिट के लिए अलग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड बांटती है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी जो टैक्स अगली साल देने वाली है उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलती है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने जर्नलिज्म में पैसा डाल देती है। तो उन सबको वापस से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखो सबसे पहला प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहला प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आप कहेंगे सर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? बेटा सपोज अगली साल मुझे टैक्स देना है, और अगली साल मुझे टैक्स देना है, मैं ये पैसा कहां से लाऊंगा? तो मैंने उस टैक्स को पे करने के लिए इसी साल प्रोविजन बना लिए, और इसको मैं कह रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी कि सपोज 2018 और 2019 हमें दो प्रोविजन दे रखे हैं, 2018 और 2019 के। ठीक है, 2018 में जो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, इसको टैक्स को पे कब करूंगा मैं? 2019 में। और 2019 में जो मैंने प्रोविजन बना रखे हैं, इस टैक्स को मैं पे कब करूंगा? 2020 में। यानी कि 2019 के करेंट ईयर के जो मैंने प्रोविजन बना रखे हैं, इसका टैक्स मैं इस साल तो पे नहीं करूंगा ना, नहीं, बट मैंने प्रॉफिट में से इसको अलग करके रखा हुआ है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए मैं प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी करेंट ईयर का, यहां पर क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का यहां पर क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, जब मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारी हो जाएंगी, लास्ट में उस बैलेंस को माइनस कर दूंगा इनकम टैक्स पेड के नाम से। ठीक है, यस सर। दूसरा होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब सर ये प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? कंपनी ने सोचा कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड बांटेंगे। अब इसके ऊपर मीटिंग होगी, सारे शेयर होल्डर्स एग्री करेंगे, उसके बाद ये डिविडेंड बांटा जाएगा। ये लंबी प्रोसेस है। तो प्रपोज डिविडेंड में भी सेम होता है। प्रपोज डिविडेंड जो करेंट ईयर का होगा वो तो आप यहां पर ऐड कर दोगे, और जो प्रीवियस ईयर का होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है ऑपरेटिंग में क्या करना है, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, ये तो बात की बात है, वो अपन बाद में देख लेंगे। अभी आपको बस ये देखना है कि इन्वेस्टिंग सॉरी ऑपरेटिंग में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को ढूंढेंगे, इसके साथ साथ जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है करेंट ईयर का उसको ऐड करेंगे, जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है करेंट ईयर का उसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन में कोई भी डिविडेंड दे रखा हो, इंटरिम डिविडेंड दे रखा हो, डिविडेंड पेड दे रखा हो, उसको भी यहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर आपको कोई रिजर्व दे रखा है और उस रिजर्व में अमाउंट बढ़ा है, पिछली साल जनरल रिजर्व में 50,000 रुपए थे, इस साल 80,000 रुपए हो गए, प्रॉफिट में से कितना पैसा डाला होगा? 30,000 रुपए डाला होगा। प्रॉफिट में से कितना पैसा डाला होगा? 30,000 रुपए डाला होगा, राइट? तो बेटा ये 30,000 डाला ना, तो इस प्रॉफिट को जो पैसा है वापस से लेके आएंगे, किस नाम से? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस पैसे को वापस लेके आएंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट पर ध्यान देना है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट पर ध्यान देना है। प्रॉफिट को ध्यान देने के बाद आपको उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को ऐड करना है। आपको प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर को नहीं, करंट ईयर को ऐड करना है। इंटरिम डिविडेंड कोई दे रखा हो, ऐड करना है। जनरल रिजर्व में अगर कोई जनरल रिजर्व दे रखा है, उसमें डिफरेंस अगर दे रखा है और वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको भी यहां पर क्या करना है? ऐड करना है। इतना करने के बाद हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। इतना करने के बाद हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। इतना करने के बाद हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट,
राइट, यस सर। चलिए अब मैं आपको एक प्यारे से क्वेश्चन पर ले चलता हूं, और जितना सिर्फ अभी मैंने समझाया है सिर्फ मैं आपको उतना कराता हूं। कहां गया भाई? देखो ये रहा एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये रहा एक प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। और मैं यहां पर फॉर्मेट बना लेता हूं, यहां बना लेते हैं फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिंग 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 डिंग। चलो सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट को देखा, ये मेरी एसेट साइड है और ये मेरी लायबिलिटी साइड है। क्या इस लायबिलिटी साइड में कुछ प्रॉफिट दे रखा है? बेटा डायरेक्ट दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस लेंगे, साल की शुरुआत में 2021 में 3000 था, 2022 में हो गया 4800, 1800 रुपए का क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। 1800 रुपए का क्या है बेटा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है बेटा? 1800। अब आपको देखना है कि इसमें और जो चीजें सर ने बताई हैं क्या दे रखी हैं। क्या आपको क्वेश्चन में यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है? यस सर दे रखा है, ये रहा। तो करेंट ईयर का यानी कि ये वाला क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 5000। तो अभी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बाद में टोटल करके डालेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 5000, ठीक है, यस सर। अभी यहां पर इसका एक लोचा है, वो मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल आपको 5000 ही लेके चलना है, ठीक है। अभी हम इसको अमाउंट को चेंज करेंगे ताकि आपको समझ में आए। हाँ जी, उसके बाद क्या प्रपोज डिविडेंड दे रखा है? दे रखा है। कितना बेटा? 4200 प्रीवियस का, 5000 इस साल का। तो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे। कितना? 5000। क्या कोई जनरल दे रखा है बेटा? दे रखा है सर। शुरुआत में 4000 था, फिर हो गया 7000, यानी जर्नलिज्म में कितना पैसा गया है? 3000 रुपए। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म कितना? 3000 रुपए। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म कितना हो गया? 3000 रुपए। यही बताया था सब, सब यही बताया था, यस सर। अब आप अगर क्वेश्चन में देखो तो यहां दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड। क्या मैंने ये भी बताया था? यस सर। यहां पर क्या करूंगा मैं? प्लस कर दूंगा इंटरिम डिविडेंड। कितना? 2000 रुपए। अब थोड़ा यहीं रुक जाओ, अब थोड़ा यहीं रुक जाओ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सर ये हम कब बनाते हैं? जब कभी हमें एडजस्टमेंट में इस साल कितना प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है वो दे रखा हो, या फिर इस साल आपने इनकम टैक्स कितना पे किया है वो दे रखा हो, ऐसे केस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। और ये एक लायबिलिटी है, ये एक लायबिलिटी का अकाउंट है। तो बेटा लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है? क्रेडिट साइड में सर। और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? डेबिट साइड में। लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां जाता है बेटा? क्रेडिट साइड में सर जाता है। और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? डेबिट साइड में जाता है। तो बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस था शायद 4000 और क्लोजिंग बैलेंस था 5000। मैं आपको दिखा देता हूं,
ये देखिए ओपनिंग बैलेंस 4000, क्लोजिंग बैलेंस 5000। अब अगर मैं पूरे साल में और प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर मैंने पूरे साल में इनकम टैक्स कुछ पे कर दिया तो मेरा टैक्स क्या हो जाएगा, प्रोविजन डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड। आपसे एडजस्टमेंट में कह रहा है कि आपने 3500 का इनकम टैक्स पे किया है, इसका मतलब आपका प्रोविजन फॉर टैक्स डिक्रीज हुआ है, कहां आएगा, डेबिट साइड। अब आप टोटलिंग करेंगे, यहां आ रहा है 8500, यहां आ रहा है 4000, तो यहां डिफरेंस आ गया 4500। अब सर ये 4500 क्या है, इस साल जो हमने इस साल के प्रोविजन बनाए हैं जो करंट ईयर के हैं वो कितने हैं, 4500, 5000 नहीं है, कितने हैं, 4500। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूं बेटा, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूं। हम गए क्वेश्चन में, यस सर, यहां पर आपसे कह रहा है पिछली साल हमने प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया था, 4000, हमने टैक्स पे कितना किया है, 3500, यानी कि यहां कितने पैसे बच गए, 500। तो इस 5000 में हमने 500 तो पहले ही थे, तो हमने और कितने पैसे मिलाए होंगे, 4500। तो इस साल का जो प्रोविजन है वो कितना हो गया, 4500। ठीक है, चलिए, तो जो जो मैंने समझाया था अभी तक इतना हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका 5, 3, 8, 2, 10 और 14,500, इसको मैं बाहर लिख देता हूं अब, 14,500। अब हम यहां पर हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के मेन खर्चे नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको जब आप ऑपरेटिंग से नेट प्रॉफिट पर गए थे तो आपने माइनस किया था, अब यहां आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो सवाल आता है कि सर नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश आइटम कौन से होते हैं, बेटा डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, बैड डेप्ट, ये सब क्या होता है बेटा, ये सब हमारे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। कैश में इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको नुकसान तो हो रहा है, आपने नेट प्रॉफिट में इसको माइनस तो किया था। तो जो भी आपका डेप्रिसिएशन है, जो भी आपका एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, जो भी आपके बैड डेप्ट है, जो भी आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स हैं, उसको यहां पर आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, यस सर। तो बेटा क्या इस क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर, लैंड एंड बिल्डिंग पर 2000 का डेप्रिसिएशन है, प्लांट पर 1000 का डेप्रिसिएशन है। तो मैंने यहां पर ऐड ये मैंने लिखा 2000, 1000। अब सर एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है जहां पर जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हुई है। तो देखो यहां पर हम एसेट्स में देखते हैं, कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, यस बेटा गुडविल है। अब गुडविल 21 में थी 11,500 की और 22 में हो गई 9,000 की, 2,500 रुपए से गुडविल की वैल्यू कम हो गई, यानी कि ये हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट रिटन ऑफ या फिर एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इंटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ कितना बेटा, 2,500। क्या इस क्वेश्चन में और कोई बैड डेप्ट है, क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, क्या इस क्वेश्चन में हमने कोई इंटरेस्ट पेड करी है, क्या इस क्वेश्चन में हमने और कोई डिविडेंड पेड किया है, जो किया था एक वो हमने ऊपर लिख दिया, और हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करी है, तो इसका मतलब ये ऐड वाली चीजें तो आ गई। अब सर क्या हम कुछ लेस भी करते हैं, जी हाँ बेटा, ऐसे आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही है, हाँ जी बेटा, सर इसमें और भी कुछ आता है,
अगर मैंने किसी एसेट्स को बेचा और बेचकर घाटा हो गया, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कहां आएगा बेटा? ऐड होगा। क्योंकि जब आपने ऑपरेटिंग से नेट प्रॉफिट में गए होंगे, आपने इसको क्या किया होगा? माइनस किया होगा। अगर यही मैंने किसी एसेट्स को बेचा और बेचकर मुझे फायदा हो गया, तो उसको मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो उल्टा चल रहे हैं। एक्सपेंस को वहां पर हमने माइनस किया था, यहां प्लस कर रहे हैं। एक्सपेंस को वहां पर हमने माइनस किया था, यहां प्लस कर रहे हैं। इनकम को वहां प्लस किया था, तो यहां पर हम माइनस कर रहे हैं। तो लेस में हम क्या क्या लेते हैं बेटा? लेस में मान लीजिए हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है, लेस में मान लीजिए हमें कोई डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, लेस में मान लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, उसको हम यहाँ के क्या करते? लेस करते। बट यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 5,500। ठीक है, यस सर। अब ये क्या निकल के आएगा बेटा? ये निकल के आया, ये निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या निकल के आया बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। दोबारा समझो, सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड आउट किया, उसके बाद प्रॉफिट में से जो जो चीजें आपने अलग कर दी थी उसको वापस से जोड़ा, उसके बाद प्रॉफिट में से नन कैश एक्सपेंस को जोड़ा, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ा, नन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किया। तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब कितना आ गया बेटा? ये आपका 14,500 और ये 5,000, 21,000, 22,800 हो जाएगा क्या? ये आपका 22,800 हो जाएगा क्या? जरा मैं दोबारा देखूंगा आपका। हाँ, 22,800 हो गया। अब बेटा जी हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। यानी कि अब आगे आपका एक फॉर्मूला लगेगा, अगर मेरी करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और अगर मेरी करेंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो मैं उसको ऐड करूंगा। और इसका जस्ट उल्टा, अगर मेरी करेंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है और अगर मेरी करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं उसको क्या करूंगा? लेस करूंगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद ये चीज हमें करनी है। ठीक है बेटू? यस सर। तो देखो क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर लायबिलिटी में कोई करंट लायबिलिटी दे रखी है, यस सर। क्रेडिटर्स भी दे रखा है और बिल्स पेबल भी दे रखा है। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है और बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बिल्स पेबल 400 से डिक्रीज हो रहा है, यानी लेस करेंगे बिल्स पेबल 400। उसके बाद अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं, तो ये क्रेडिटर्स कितना बढ़ रहा है बेटा? 1,000, 2,000, 3,000, 2,800 रुपए। 2,800 रुपए, तो क्रेडिटर्स ऐड होगा 2,800 रुपए। उसके बाद एसेट्स में देखते हैं, यहां पर डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, बीआर दे रखा है। डेटर 16,000 से 20,000 हो गया, 4,000 बढ़ गया, लेस होगा एसेट्स है डेटर। उसके बाद स्टॉक भी आपका बढ़ गया बेटा, 7,700 से 10,900 हो गया। तो एक ये आपका हो गया 1,000, ये हो गया 2,000, ये हो गया 3,000, 3,200 रुपए। तो 3,200 लेस होगा स्टॉक। उसके बाद बिल्स रिसीवल भी 1,000 से बढ़ रहा है, ये भी लेस होगा। अरे भाई कुछ ऐड होगा नहीं होगा? 1,000। ठीक है, यस सर।
तो बेटा यहां पर अगर मैं 2800 से हटा दूं तो 400, 800, 4800, 5800, 22,800 में 5,800 हटा दो, ये आपका 16,000 बच जाएगा। चलो यहां पर अपना मैं यंत्र ले लेता हूं। चलो तो बेटा ये था आपका 22,800, 22,800 में 2800 माइनस 400 माइनस 4,000 माइनस 3200 माइनस 1,000। चलो अब यहां पर एक सेकेंड, ये इसको करते हैं 14,500 प्लस 5,500 प्लस 1,800, ये 21,800 आएगा। ये आपका 21,800 आएगा और 21,800 में आप ये प्लस करेंगे और इन सबको माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 16,000। बट ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है, ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। अब हमें इसमें से टैक्स को माइनस करना है, अब हमें इसमें से टैक्स को माइनस करना है। कौन सा टैक्स बेटा? जो हमने पे किया है पिछली साल का। लेकिन यहां पर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इनकम टैक्स पे कितना किया है, 3,500। तो ये 3,500 हम यहां पर माइनस कर देंगे और अब आपका आंसर आ गया 12,500। अब आपका आंसर आ गया 12,500। क्योंकि ये आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये आंसर माइनस में होता बेटा तो लिखते नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ये बात हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। अब हम चलते हैं वापस से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझने। देखो बेटा बी पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझने वाला। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? देखो बेटा सबसे पहली बात, अगर मेरी फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग वगैरह, इन्वेस्टिंग वगैरह, फाइनेंस वगैरह सब चेंज हो जाता है। अभी हमने जो भी किया ना वो नॉन फाइनेंस कंपनी के हिसाब से किया। अगर मेरी फाइनेंस कंपनी होती तो इंटरेस्ट पेड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, ये सब किसका पार्ट बनता बेटा, ऑपरेटिंग का। ये सब किसका पार्ट बनता, ऑपरेटिंग का। लेकिन अगर मेरी नॉन फाइनेंस कंपनी है तो जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, जो भी डिविडेंड रिसीव्ड है, वो पार्ट बनेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपकी मेनली रिलेट करती है एसेट्स से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मेनली आपकी रिलेट करती है एसेट्स से। अगर आपने परचेज किया है एसेट्स तो माइनस होगा, अगर आपने सेल किया है एसेट्स तो प्लस होगा। बट सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि परचेस किया है या सेल किया है? बेटा अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है किसी भी एसेट से रिलेटेड तो आप ये देखोगे कि पिछले 2 सालों में एसेट्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है मतलब आपने परचेस किया है और अगर डिक्रीज हो रही है मतलब आपने सेल किया है। बट अगर आपको उस एसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा तो आपको एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आपको एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा। और एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। जो भी हमारी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। जो भी हमारी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है वो जाता है डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो जाता है क्रेडिट साइड में। अब अगर इस एसेट्स पर कोई डेप लग रहा है वो डेप जाता है क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन। अगर आपने इसको बेचा तो ये जाता है बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स, और अगर खरीदा तो टू बैंक
ब्रैकेट में परचेस, बट मेनली मोस्टली क्वेश्चन में ये जो बैंक वाली वैल्यू आ रही है हम इसी को निकालते हैं। हम क्वेश्चन में यही पता करते हैं कि हमने इस एसेट्स को खरीदा है या हमने इस एसेट्स को बेचा है, ये फाइंड आउट करते हैं बेटू हम लोग। ठीक है, यस सर। अगर बेचकर हमें फायदा हो रहा है तो उसे डालते हैं एसेट्स के डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और बेचकर अगर हमें नुकसान हो रहा है तो उसे डालते हैं क्रेडिट साइड में, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, यस सर। तो यहां अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखो आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग पर, डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लांट पर, यानी कि दो एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट दोनों का ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो बेटा जी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। चलो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 20,000, ये 20,000 और ये 17,000, और डेप कितना लग रहा है 2,000 का। तो बेटा 20,000 यहां है और 19,000 यहां है, यानी कि 1,000 का क्रेडिट में आ गया, मतलब कि हमने इसको सेल किया है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 1,000 से क्या हो रही है, सेल हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 से सेल हो रही है। तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फॉर्मेट बनाते हैं, बी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 1,000, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,000। ठीक है, यस सर। अब आप प्लांट का भी अकाउंट बनाएंगे, CR DR। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस बेटा 8,000, क्लोजिंग बैलेंस 20,000, और डेप कितना लगा है 1,000। तो 13,000 यहां बैलेंस आ रहा है, और ये 13,000 क्या है बेटा, परचेज है। ये 13,000 क्या है बेटा, परचेज है। तो 13,000 परचेज ऑफ प्लांट, 13,000 माइनस में, तो ये आपका आ गया 12,000 माइनस के, ये आपका आ गया 12,000 माइनस के। ठीक है, यस सर। अब तीसरी एक्टिविटी आती है बेटा हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, हमारे पास अगर हमें पैसा चाहिए ना, तो पैसे के लिए हमारे पास दो फंड होते हैं, एक होता है हमारे पास ओनर्स फंड और एक होता है हमारे पास बोरोड फंड। तो पैसा कहां कहां से आ रहा है, शेयर से पैसा आ रहा है, लोन से पैसा आ रहा है, डिबेंचर से पैसा आ रहा है, तो उसको ऐड करते हैं, और यदि इसका पेमेंट करा है तो उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। कोई प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में अगर था तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कोई इंटरिम डिविडेंड पेड किया था उसको भी हम क्या पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। किसी इंटरेस्ट को आपने पे किया था उसको भी यहां पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे बेटा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहां देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से 40,000 हो गया, 10,000 रुपए हमारे पास पैसा आया शेयर्स की फॉर्म में। तो लिखेंगे
प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स कितना, 10,000 रुपए। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स कितना, 10,000 रुपए। उसके बाद दूसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल, 15,000 से 10,000 हो गया, यानी 5,000 का हमने पेमेंट कर दिया, 5,000 का हमने पेमेंट कर दिया, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5,000। उसके बाद और कुछ है यहां पर, जनरल रिजर्व नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं, नहीं 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 नहीं, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 4,200 लेस होगा, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 4,200 लेस होगा। और इसी क्वेश्चन में आपने इंटरिम डिविडेंड पेड किया था, वो भी क्या होगा, लेस होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड किया था वो भी क्या होगा, लेस होगा, 2,000 रुपए। चलो, तो अब अगर 5 और 4 9 और 2 11,200 और ये 10,000, तो 1,200 माइनस में आ रहे हैं, 1,200 माइनस में आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और प्लस फाइनेंस एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज का टोटल करेंगे। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल तो शायद 12,500 था, और इन्वेस्टिंग का था 12,000 माइनस का, और फाइनेंसिंग का था 1,200 माइनस का, यानी इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करोगे तो 700 आएगा माइनस में, 700 आएगा माइनस में। यानी कि जो मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस है उसमें अगर मैं 700 माइनस कर दूं, 700 माइनस कर दूं, और वही आंसर आएगा जो आंसर आना चाहिए, यानी डिफरेंस वही आएगा, उसमें अगर मैं ऐड कर दूं, देखो बेटा, देखो बेटा, ये मेरा कैश इन हैंड है 1,500, और ये मेरा कैश एट बैंक का बैलेंस है 1,000। इसमें से जो ए प्लस बी प्लस सी आया था माइनस का 700, तो इसको करूंगा तो 1,800 आ रहा है। क्या इन दोनों को जोड़कर 1,800 आ रहा है? यस सर। इसका मतलब आपके द्वारा बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपके द्वारा बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, आपके द्वारा बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर भी बिल्कुल सही है। ये हमारे पास ट्रिक होती है जिससे आप किसी भी आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है बेटा, ठीक है। यस सर। उसके बाद एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था जिसकी बच्चों की काफी डिमांड रहती है, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था जिसकी बच्चों की काफी डिमांड रहती है, ये रहा, ये इसी साल का क्वेश्चन है, जून 2025 का क्वेश्चन है ये। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2-3 अटेम्प्ट से जो आईसीएसआई का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर होता है और पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है, और उन बातों से मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कह रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, रामायण सी दे रखी है आपको, इसे नहीं पढ़ना है आपको, यहां पर मेन चीज है, यहां से आपका आइटम चालू होता है। तो चलिए एक बार हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं आपके लिए और समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बुक में भी दे रखा है, चलो डिंग 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 डिंग। देखो बेटू, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां है, ये रहा, रिटेन अर्निंग। 476 से 616 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया, 616 माइनस 476, तो 140 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर
140, प्रॉफिट फॉर द ईयर 140। और क्या चाहिए बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है क्या, यस सर, करेंट ईयर का 28। लेकिन थांबा थांबा थांबा, आपको क्वेश्चन में एक बहुत ही प्यारी सी एडजस्टमेंट दे रखी है, ये रही एडजस्टमेंट नंबर 4। A sum of 278 lakh was transferred to provision for tax account, यानी कि इस साल आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना पैसा डाला है, 278। तो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 278। तो उसको यहां पर ऐड कर दोगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 278, ठीक है, यस सर। अब कोई यहां पर प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, नहीं दे रखा। कोई जनरल दे रखा है, नहीं दे रखा बेटा। यहां पर आपको कोई भी इंटेंजिबल एसेट दे रखी है जो राइट ऑफ हुई हो, नहीं दे रखी बेटा। यहां पर आपको प्लांट कॉस्टिंग, हाँ ये आपको बड़ा ही प्यारा खेल है भाई, ये बड़ा ही प्यारा खेल है, आई लव इट। प्लांट कॉस्टिंग 320 लाख, accumulated depreciation 296 lakh was sold during the year 24 lakh। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो हम प्लांट का अकाउंट बनाएंगे और प्लांट के अकाउंट के साथ साथ आप देखोगे प्लांट एंड मशीनरी और यहां पर बिल्डिंग, दोनों के नीचे accumulated depreciation अकाउंट भी दे रखे हैं। अब आप कहेंगे सर ये accumulated depreciation अकाउंट होता क्या है, बेटा जब आपने एसेट्स को खरीदा और खरीदकर जब आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, तब से लेके जब तक आपने उसको सेल नहीं कर दिया, तब तक का टोटल जो डेप होता है ना, उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो चलिए दोनों अकाउंट को बना के मैं आपको समझाता हूं बड़े प्यार से। सबसे पहले तो हम प्लांट का अकाउंट बना लेते हैं। यहां प्लांट का अकाउंट DR CR, और यही नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, प्लांट का बेटा। प्लांट एक एसेट्स अकाउंट है बेटा, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। तो देखो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 1240 और क्लोजिंग बैलेंस 1320, तो 1240 और 1320, 1240 और 1320, ठीक है, यस सर। अब आपसे यहां पर 740 और 524। अब बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, तो ये सिंपल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये लायबिलिटी की तरह होगा। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में 740, और क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, जब मैं और इस साल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इस साल का जो डेप लगेगा, तो उससे मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट इंक्रीज होगा, डेबिट साइड में आएगा। और जब मैंने उस एसेट्स को सेल कर दिया, तो उस एसेट्स पर शुरुआत से लेके एंड तक का जो डेप लगा वो कहां आएगा, उसके डेबिट साइड में। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 320 लाख थी, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 296, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यानी कि ये अमाउंट कहां आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में। सर क्यों, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो शुरुआत से लेकर एंड तक उस एसेट्स पर लगा है, शुरुआत से लेकर एंड तक उस एसेट्स पर लगा है, और ये यहां भी आएगा और यही अमाउंट यहां भी आएगा, यही अमाउंट यहां भी आएगा। डन, यस सर। अब हम जरा टोटल करते हैं, इधर का 524 प्लस 296, ये आ गया 820, और ये है 740। तो बेटा 80 क्या आ गया, ये 80 का वो डेप आ गया जो इस साल लगा है, ये 80 का वो मेन डेप आ गया जो इस साल लगा है। हमें कैश फ्लो में उसी डेप से मतलब होता है जो इस साल लगा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एड डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन प्लांट, कितना, 80।
एट डेप्रिसिएशन प्लांट कितना 80 हो गया। यस सर। अब प्लांट अकाउंट क्लोज करते हैं। प्लांट कॉस्टिंग 320 लाख और वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द 24 लाख। ठीक है, तो इसको आपने 24 लाख में सेल कर दिया। अब मैं जरा टोटलिंग करता हूं क्रेडिट साइड की। 1320 प्लस 296 प्लस 24 माइनस 1240, ये 400 रुपए का परचेज आ गया बेटा। प्लांट परचेज 400 है और प्लांट सेल 24 है। ये किसका पार्ट बनेगा? इन्वेस्टिंग का। यहां तो जाएगा नहीं, नहीं सर। अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज की, बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, तो भैया बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा। डिंग 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 डिंग, बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा। ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, और इसी के नीचे इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 1900 2320, 1900 और 2320। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 420 लाख इन एडिशन टू कैश पेमेंट 20, मॉर्गेज ऑफ 400 लाख। आपने बिल्डिंग कितनी खरीदी है? 420 लाख की। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, और उसमें जो ट्रीटमेंट है और जो आईसीएसआई ने इसके ट्रीटमेंट दिए वो काफी अलग है। जो बुक में ट्रीटमेंट है वो ये है कि परचेज में सिर्फ हम दिखाएंगे 20 रुपए, और 400 ना ही हम मॉर्गेज में दिखाएंगे और ना ही बिल्डिंग में दिखाएंगे। बट जो गाइडलाइंस है उसमें ये अमाउंट दिखाया है, तो भैया आपको वही बात माननी पड़ेगी जो आईसीएसआई कह रही है, क्योंकि आईसीएसआई नमस्ते कर सकती है आपके साथ। तो आपको सिंपल क्या करना है, बिल्डिंग को परचेज कितने में किया आपने? 420, तो परचेज वाला अमाउंट कहां जाता है? यहां जाता है। अब मैं बात करूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा शुरुआत में कितना था? 860 और 900, तो ये आपका 860 यहां और ये आपका 900, तो ये आपका डिफरेंस आ गया 40। ये 40 डिफरेंस कौन सा है? ये इस साल का डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग पर 40, तो मैं यहां पर डालूंगा डेप ऑन बिल्डिंग, डेप ऑन बिल्डिंग। उसके बाद यहां पर अब इसको क्लोज कर देंगे, यहां पर हम इसको क्लोज कर देंगे। 1900 प्लस 420 माइनस 2320, जीरो हो गया। कुछ बचा ही नहीं भाई, कुछ बचा ही नहीं, इल्ला बिल्ला छू हो गया। यहां से परचेज आ गया, सेल में कुछ बचा ही नहीं, बैलेंस खत्म। ठीक है, चलो 40 का डेप डाल दिया हमने। यस सर। डिविडेंड आपको दे रखा है 160 का, क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ऐड होगा ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। डिविडेंड पेड 160 प्लस कर दो 140 प्लस 278 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 160, तो ये आ रहा है बेटा आपका, एक सेकेंड दोबारा करता हूं, 25 प्लस 140 प्लस ये आपका प्लस 140 प्लस 278 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 160, हाँ जी बेटा 698, ये आ रहा है आपका 698, और ये क्या निकल के आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या निकल के आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब अगर मेरी करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करेंट एसेट डिक्रीज हो रही है, ऐड करूंगा और इसका जस्ट उल्टा लेस करूंगा। ठीक है, यस सर। चलिए हम चलते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हमने देखा
कि क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी डिक्रीज हो रही है, यानी दोनों क्या होगा, माइनस होगा। क्रेडिटर्स आपका 18, क्रेडिटर्स 18 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 12। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12। हो गया? यस सर। अब यहां देखते हैं, यहां ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर स्टॉक दे रखा है, यहां डेटर दे रखा है, यहां प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। स्टॉक डिक्रीज हो गया, 204 से 192 हो गया, 204 माइनस 192, तो 12 ये प्लस होगा। स्टॉक स्टॉक डिक्रीज हुआ है तो 12 से प्लस होगा। और डेटर्स आपका 172 से 152 हो गया, तो बेटा ये 20 डिक्रीज हो गया। ये आपका 20 डिक्रीज हो गया, ऐड होगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 से बढ़ गए, प्रीपेड एक्सपेंस 2 से बढ़ गए तो ये लेस होगा 2। चलो तो अब बेटा जी ये जरा करते हैं, 698 प्लस 12 प्लस 20 माइनस 18, दोबारा करते हैं, 698 प्लस 12 प्लस 20 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 2 वही आंसर आ गया जो ऊपर आया था 698, वही आंसर आ गया जो ऊपर आया था 698। अब हम इसमें से क्या करेंगे बेटा, जो हमने टैक्स पे किया है उसको माइनस कर देंगे, जो हमने टैक्स पे किया है उसको माइनस कर देंगे। अब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो यहां प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस 20 और 28, तो यहां 20 और यहां 28। आपसे कह रहा है पूरे साल में मैंने प्रोविजन बनाए हैं 278 के, तो बेटा 20 प्लस 278 माइनस 28, तो इनकम टैक्स आ गया बेटा 270 रुपए का, ये आ गया आपका 270 रुपए का। तो अब अगर मैं इसको माइनस करता हूं 698 माइनस 270, तो ये आ गया मेरा 428, और ये आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम। अगर यही माइनस में आ रहा होता तो मैं लिखता नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट ये प्लस में आ रहा है इसलिए मैं लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम करते हैं सेकंड एक्टिविटी जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लमसम लमसम हमने कर ही लिया था। यहां पर हमने अकाउंट बनाया था, तो परचेज ऑफ प्लांट आ रहा है 400 और सेल आ रहा है 24। परचेज ऑफ प्लांट और सेल ऑफ प्लांट, तो परचेज ऑफ प्लांट आ रहा है आपका 400, सेल आ रहा है 24। उसके बाद परचेज ऑफ बिल्डिंग आ रही है 420, और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो एक एसेट्स और है लैंड, लैंड आपका 200 से 240 हो गया, 40 बढ़ गया, यानी लैंड भी आपने क्या करा है
परचेज करा है, परचेज ऑफ लैंड 40, और आपका ये भी हो जाएगा माइनस में। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, कहां गया भाई कैलकुलेटर। पहले माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं, 400 प्लस 420 प्लस 40 माइनस 24, तो ये आ गया आपका 836 माइनस का, ये आ गया आपका 836 माइनस का। तो मैं इसे लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बेटा तीसरी एक्टिविटी किसकी बची है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि मेरे पास पैसा कहां कहां से आ रहा है और पैसा मेरा कहां कहां जा रहा है। तो चलो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखता हूं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले देखा मैंने शेयर्स को। शेयर्स 14 से 1600 हो गए, तो इशू ऑफ शेयर्स 200, इशू ऑफ शेयर्स 200। उसके बाद शेयर प्रीमियम 180 से 220 हो गए, 40 बढ़ गए। उसके बाद यहां पर रिटर्न नहीं, मॉर्गेज आपका 400 लोन, मॉर्गेज लोन 400, उसके बाद यहां कुछ बचा नहीं है, ठीक है, यहां भी कुछ बचा नहीं है। वहां पर आपका डिविडेंड था, डिविडेंड था, तो यहां माइनस होगा 160, तो इसको जरा टोटलिंग कर लेते हैं हमारा। ये आपका 200 प्लस 40 प्लस 400 माइनस 160, यार आपका 480, और ये प्लस में आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बेटा जी हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ऑपरेटिंग कितना आया था बेटा हमारा 428, इन्वेस्टिंग आया था 836 माइनस का, फाइनेंसिंग आया 480 प्लस का। तो बेटा 426 प्लस 480 माइनस 836, तो ये 70 का डिफरेंस पैदा कर रहा है बेटा, ये आपका 70। चलो चलो भाई, अरे यार 28 है भाई, 428, हाँ जी 428 प्लस 480, 908 माइनस 836, 72। तो बेटा ये आपका आ गया 72। अगर मैं इस 72 को कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देता हूं, यानी कि इसमें अगर मैं 72 ऐड कर दूं, 124 प्लस 72, आंसर इज 196, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है।
पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, क्वेश्चन हो गया ऑल टाइट। तो बेटा ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्यारा सा वन शॉट, और आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी छोटी मोटी दिक्कत है आप बस याद रखिएगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, मॉड्यूल के क्वेश्चन करते रहने हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करती रहनी है याद से, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो। भाई के द्वारा जो सुपर डुपर क्वेश्चन की फाइल दी जा रही है उसको करते रहो, मजे से नोट्स करते रहो, हैंड राइटिंग नोट्स करते रहो, सुपर डुपर क्वेश्चंस करते रहो, बस। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।